So shall we start or we should wait for others to join? We should start, sir. Okay. Fine. So yesterday we were discussing a lot of things. Today I thought to discuss what is globalization. Do you understand what do we understand by globalization? Any idea Yes, what do we mean by LPG reforms, yes, sir. globalization and all? Yeah, please tell me. So globalization is basically the interconnectedness of the world, where the barriers, especially the trade barriers, have been eliminated, and the whole world acts like a global village. Okay, that's great. And Great. LPG reforms were introduced back in the 90s. I guess it was Okay. 1991. Yes. Great. So what is LPG reforms? So it is basically a liberalization, privatization, and globalization, where the barriers on the restrictions, basically on the businesses, were lifted up, and the private companies were introduced in India. Back then, there used to be only nationalized companies. Okay, great, excellent. I'm really happy. I don't really have seen much people answering this question of mine. Okay, great, excellent. Thank you. Anything else? Why there were so many barriers? Because सर हम लोग कह सकते हैं कि उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी वो बेसिकली सोशलिज्म की तरफ इंक्लाइंड थी थोड़ा सा, Very good, और वो very चाहते good. थे कि हम लोग एक सेल्फ सस्टेनिंग इकोनॉमी बने, आत्मनिर्भर वी कैन से। तो वो उनकी Okay. पॉलिसी थी, लेकिन जब वो देखें कि हम लोग सिर्फ अपने आप में हम लोग बस सस्टेन नहीं थोड़ा कर सा पा रहे। गलत हो गया, थोड़ा सा गलत हो गया। उन्होंने कभी भी आत्मनिर्भर होने की ऐसी बात नहीं सोची। सर बातें थोड़ा नहीं की थी, प्रोसेस। लेकिन जो हमारी जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी, उनका थोड़ा सोशलिज्म की तरफ इंक्लाइनेशन था, उस वजह से। अच्छा। चलो ठीक है, तो मैं थोड़ी सी कहानी सुनाऊंगा आपको। यू आर पार्शियली करेक्ट, मतलब 80% में बोलूंगा करेक्ट है, एक दो बातें छोटी छोटी है। लेट अस करेक्ट दैट आल्सो। फाइन। दिव्या, डू यू हैव एनी आइडिया व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय एलपीजी रिफॉर्म्स? दिव्या, कैन यू हियर मी? Divya, are you there? Is she there in the group, in the meeting? यस सर। Why she is not responding then? Are you there? Can you listen to us? Okay, whether she is there in the meeting or not, I don't understand. शी इज But इन द anyhow, मीटिंग। she's not responding. I think she has switched on this and she has left the meeting, I think. But anyhow, now we'll try to understand what exactly does this mean. So what happened? India gained its independence in 1947। 1947. So what happened? उस टाइम पर लोगों को बहुत ज्यादा इस बात का डर था कि हम दोबारा से वी शुड नॉट बी कॉलोनाइज्ड बाय एनीवन। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, उस वक्त जो एनवायरनमेंट था, दैट वाज, जो हवा चल रही थी इस एनवायरनमेंट की, वो था कम्युनिज्म की, सोशलिज्म की। ठीक है, उस टाइम जो बातें चल रही थी। And India at that point of time was heavily influenced by USSR and its policies.
fine, they were more inclined towards socialism. So Mr. Nehru was very much inclined towards Fabian socialism. Fabian socialism. फेबियन सोशलिस्ट थे. फेबियन सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है कि सोशलिज्म अच्छी बात है, पर वो कहते थे कि भाई जो मेहनत करके पैसे कमा रहा है उसको तो कमाने दो, उससे कोई कुछ नहीं करेंगे. मेन जो दिक्कत वाले हैं कि जो मेहनत नहीं करते लोग, जैसे जो जमींदार लोग हैं वो बैठ के बस खा रहे हैं, बस वो जो दूसरे कमा रहे हैं उसका खा रहे हैं. तो फेबियन सोशलिस्ट है. वो मेहनत करके कोई अगर रिलायंस अगर पैसे कमा लिए तो ही वाज नॉट हैविंग एनी प्रॉब्लम विद दैट. वो कहते थे कि ठीक है भाई मेहनत कर रहा है आदमी, दिन रात मेहनत कर रहा है, तो भाई मतलब कि व्हाई शुड ही डिस्ट्रीब्यूट हिज मनी. सो ही वाज अ फेबियन सोशलिस्ट. और इंडिया का थॉट प्रोसेस हमेशा से ही जो था वो फेबियन सोशलिज्म की तरफ था, सोशलिज्म की तरफ था. अब वो लोग नहीं चाहते थे, वो लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि हम क्या बोलते हैं इंडिया जो है दोबारा कॉलोनाइज हो जाए. तो व्हाट दे डिड, दे ट्राइड कि इंडिया में एक गवर्नमेंट हो और उस गवर्नमेंट के पास ही सारी पावर्स हों. पर मैं आपको एक दूसरा कॉन्सेप्ट बताता हूं, दैट इज कॉल्ड बल्कीनेस. क्या होता है, जैसे जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है, जैसे जैसे वो ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ता जाता है वैसे वैसे वो जो डिसीजन मेकिंग है वो डिले होती रहती है. जैसे जैसे वो बल्कि होती रहती है, जैसे जैसे साइज बढ़ता रहता है वैसे वो डिले होती रहती है डिसीजन. ठीक है, जैसे मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूँ. अगर कोई स्टार्टअप है, ठीक है, स्टार्टअप है जिसमें कि मतलब 2-3 एम्प्लॉयज ही हैं, तो स्टार्टअप में क्या होगा, वो एम्प्लॉयज जो उसका ओनर होगा उसके हर डिसीजन उसी को बनाना है. और वो तुरंत क्या करेगा, उसको कोई आके बोलेगा समझाएगा, वो समझ जाएगा तो तुरंत डिसीजन बना लेगा. पर जैसे जैसे वही ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती चली जाएगी तो क्या होगा, लेयर्स क्रिएट होती चली जाएंगी. मतलब लोग और आते जाएंगे कि पहले कोई आएगा तो उसको समझाएगा, फिर वो उसको समझाएगा, फिर वो उसको समझाएगा, फिर वो उसको समझाएगा, और फाइनल डिसीजन मेकर कोई और होता है. ठीक है, और ऐसे डिसीजन मेकिंग करते करते 2, 4, 5, 6 जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसका डिसीजन मेकिंग स्लो होती रहेगी. द सेम थिंग हैपेंड विद द इंडियन गवर्नमेंट आल्सो. इंडियन गवर्नमेंट इज आल्सो एन ऑर्गेनाइजेशन, पर वो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है. अब यहाँ पे डिसीजन मेकिंग स्लो होती रही. सारी चीजें, सारे जो रिसोर्सेज थी, कौन कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, गवर्नमेंट. गवर्नमेंट कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी. और सारे रिसोर्सेज को कंट्रोल करने के उससे उससे हुआ क्या कि डिसीजन मेकिंग स्लो होती गई, ओवरऑल ग्रोथ स्लो होती गई, और प्राइवेट प्लेयर्स को बहुत ज्यादा काम किया मतलब करने नहीं दिया जा रहा था. ठीक है, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे थे. ठीक है, जैसे कि एक फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में कोई एम्प्लॉय अगर काम करेगा तो उसको आपको बेनिफिट, सोशल बेनिफिट्स भी देने हैं, उसकी पेंशन भी देनी है, उसको ग्रेचुटी भी देनी है. अब इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस के साथ में कोई आदमी सोचता ही नहीं था. वो सोचता था कि अगर मेरे पास 10 लाख रुपए हैं तो मैं 10 लाख रुपए को अपने बैंक अकाउंट में डालूं, सिंपल एफडी के इंटरेस्ट से अपनी नॉर्मल जिंदगी काटूं मैं बढ़िया. ठीक है, और इस जब बिजनेसेस नहीं आएंगे तो डेवलपमेंट कैसे होगी, लोग के पास पैसा कैसे आएगा, नौकरी कैसे आएगी, है ना. सो जब ये पता चला कि भाई कैसे होगा, तो इसीलिए इंडिया जो है स्लो पेस पे ग्रो करता रहा. चलो कोई बात नहीं, 10-20 साल ऐसे ही चलता रहा, बिल्कुल ऐसे ही चलता रहा. 1965 के बाद में ये समझ में आया कि भाई जो बैंक्स अगर कोई भी एंटरप्रेन्योर, कोई भी आदमी खड़ा हो कि ये बोले कि भाई मैं अपना अपना बिजनेस शुरू करूंगा मैं, ठीक है, या किसी फार्मर को पैसे चाहिए बीज बोने के लिए, अपना एग्रीकल्चर करने के लिए, तो उसको पैसे मिले ही नहीं. क्यों? क्योंकि बैंक्स जो हैं सिर्फ उनको पैसे दे रहे हैं
बैंक सिर्फ उसको पैसे दे रहे हैं, सिर्फ उन लोगों को पैसा दे रहा है जो ऑलरेडी अमीर हैं या जिन लोगों का सेटिंग है आपस में। ठीक है, तो इंदिरा गांधी को बात समझ में आई कि भाई जब तक लोगों को पैसे नहीं मिलेंगे वो अपना बिजनेस नहीं चला पाएंगे, एग्रीकल्चर नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने क्या करा, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बैंक्स थे उन सब बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया, कह दिया कि अब से ये सरकारी बैंक है। 14 बैंक्स के साथ में ऐसा कर दिया और उन सब बैंक्स को ये बोल दिया कि आपको PSL करना पड़ेगा, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। मतलब आपको जितने भी लोन्स दे रहे हो, सपोज करो आप 10,000 मतलब 1 लाख रुपए का लोन दे रहे हो, तो 1 लाख रुपए का अगर लोन दे रहे हो तो उसमें से कम 25% या 30% किसानों को होना चाहिए, कम से कम 5% MSME सेक्टर में होना चाहिए। ठीक है, इसलिए क्या करा, इस वजह से उन्होंने सारे बैंक्स को कर दिया कि भाई ताकि क्या है, लोगों को पैसा मिल सके और वो अपना कुछ छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर सके या एग्रीकल्चर के लिए जो पैसा चाहिए उनको तो वो बैंक्स दे सके। अदरवाइज क्या हो रहा था, ये बैंक्स अमीर आदमियों के थे, अमीर आदमी को ही ये पैसा डालते थे, रखते थे अपने पास में, और उन्हीं अमीर आदमियों को लोन पर भी देते थे। और जिस बैंक का एक्चुअल फायदा होना चाहिए था फार्मर्स को, फार्मर्स क्या कर रहे थे, फार्मर्स उन्हीं साहूकारों से लोन ले रही थी और उनके डेट ट्रैप पे फंसती जा रही थी। उनको अल्टीमेटली उस किसान को फायदा नहीं हो रहा था, उस छोटे व्यापारी को फायदा नहीं हो रहा था कि जो अपना व्यापार अच्छा बड़ा कर सकता है पर उसके पास पैसे की कमी है। Have you heard this term microfinancing? Abdal, have you heard of this term? Which term, sir? Microfinancing. Yes, sir. सुना है। क्या होता है बताओ? सर, जो लो इनकम इंडिविजुअल्स को फाइनेंस दिया जाता है, जो छोटे छोटे सेक्टर्स होते हैं। अच्छा। मतलब और बेहतर तरीके से समझाओ। गुड। सर, जैसे कि कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं और सर उसी तरीके से हमारा नेशनल बोर्ड, सर नबार्ड एक बैंक है। हाँ, नबार्ड है। सर ये RBI की 99% उसमें स्टेक्स है। नबार्ड 1982 में बना था, नेशनल एग्रीकल्चर का बैंक है वो नबार्ड। सर मुझे माइक्रो फाइनेंस का उतना ज्यादा अच्छे से पता नहीं, बस थोड़ा सा ओवरव्यू मालूम है। चलो ठीक है, माइक्रो फाइनेंस क्या होता है? बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि अगर मैं उनको 2,000 या 3,000 रुपए दे दूं एक बार शुरू में, 2,000 रुपए, तो वो क्या करते हैं, अपना 2,000 रुपए लिए, उस 2,000 रुपए से अपनी सब्जी लगाई, ठीक है, और 100 या 200 रुपए का प्रॉफिट बनाया। ठीक है, अब उनके 100-200 रुपए का प्रॉफिट बन गया, 2,000 रुपए उन्होंने मतलब सब, अगले दिन फिर से उन्होंने उस 2,000 रुपए का इस्तेमाल करके सब्जी रखी, फिर 100-200 रुपए का प्रॉफिट बनाया। और एक बार मैंने उस आदमी को 2,000 रुपए दिए, उसके बाद 10-15 दिन बाद में वो आदमी आपको वो 2,000 रुपए लौटा देगा। ठीक है, और वो अब अपने 15-20 दिन बाद में वो आदमी अपने आप सेल्फ सस्टेन करने लगेगा, रोज जाएगा, सब्जी लाएगा, सब्जी बेचेगा और 200-400 रुपए का अपना प्रॉफिट बनाता रहेगा। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास कुछ ना कुछ काम होता है पर उनके पास वो इनिशियल पैसा नहीं होता। तो मोहम्मद यूसुफ बांग्लादेश का एक इकोनॉमिस्ट था, उसने ये टर्म इस्तेमाल किया और इसके लिए इसको नोबेल प्राइज मिला था। मोहम्मद यूसुफ, एक बार गूगल करो क्या नाम है एग्जैक्टली इसका, मोहम्मद यूसुफ माइक्रो फाइनेंस। मोहम्मद यूनुस, हाँ सॉरी, मोहम्मद यूनुस नाम था इसका, बांग्लादेश का था। और इस माइक्रो फाइनेंसिंग के लिए उसको क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला। कि भाई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कि हम 1,000 रुपए दे दें, 2,000 रुपए दे दें और वो 2,000 रुपए से अपना जो है थोड़े टाइम बाद में, 10-15 दिन बाद, महीने भर बाद में वो अपना सेल्फ सस्टेन करने लगेगा और हमारे पैसे भी हमें वापस मिल जाएंगे। और इससे क्या है, वो आदमी अपना पेट भरने के लायक काम कर सकता है, अपने परिवार का पेट भरने के लायक काम कर सकता है और धीरे धीरे करके वो ग्रो कर जाएगा। ठीक है,
तो उस आदमी जो भूखा मर रहा था पहले, अब वो अपने आप ही सेल्फ सस्टेनिंग हो गया। ठीक है, और देखो अगर एक आदमी कमाई करता है तो उससे एक नहीं 3 या 4 लोगों का पेट भर जाता है, ये भी फैक्ट है। ठीक है, अब इसी माइक्रो फाइनेंस को आप एक तरह समझो कि बहुत सारे फार्मर्स हैं, छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं, उनको अगर हम थोड़ा सा पैसा दे दें तो वो अपने आप एक कंपनी खड़ी कर सकते हैं, छोटी मोटी कंपनी खड़ी कर सकते हैं, और उस कंपनी में वो 10 लोग रखेंगे। मतलब जैसे कोई स्वीपर रख लिया, कोई सिक्योरिटी गार्ड रख लिया, कोई कोई हाउसकीपिंग का रख लिया, कोई टेलीफोन ऑपरेटर रख लिया, और उन लोगों को काम मिल जाएगा। ठीक है, जस्ट बिकॉज उस छोटी कंपनी को हमने 15 लाख रुपए दे दिए शुरू में, तो अपना काम शुरू कर दो। अब वो 15 लाख करके वो 10 लाख वो 15 लाख रुपए जो दिए वो धीरे धीरे करके उसी जिसने लैंड किए थे उसी को वापस कर दिए, और 15 लाख रुपए में उन 10 लोगों को नौकरी मिल गई, और उस जिसकी कंपनी है उसको भी अपना काम हो गया। इससे क्या हुआ, अच्छा खासा उनको मतलब अच्छा खासा लोगों को जॉब्स मिल गई। ठीक है, तो लेकिन बैंक्स जो हैं, बैंक्स ऐसे लोगों को लोन दे नहीं देते, बिकॉज ऐसे लोगों का डिफॉल्ट करना, बैंक लोन को डिफॉल्ट करना वाज हाईली प्रोबेबल, क्योंकि पता नहीं भैया कौन है, लेके भाग जाए कहीं, और वो और प्रोबेबिलिटी रहती भी है कि पैसा डूब जाए, कि काम जेन्युइन करे लेकिन काम में पैसा डूब जाए, तो उससे क्या होगा, इवेंचुअली क्या होगा, किसका नुकसान होगा, बैंक का नुकसान होगा। बैंक इतना रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं था, इसीलिए वो क्या करता था, सारे बैंक्स को मतलब इसीलिए वो सिर्फ अमीर लोगों को लोन देता। ठीक है, ये कंसेप्ट समझ में आया आपको? यस सर। हाँ, इसके बाद में धीरे धीरे करके क्योंकि प्रायोरिटी वो बैंक को नेशनलाइज कर दिया इंदिरा गांधी ने, तो उन्होंने फिर क्या कहा कि उन्होंने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के लिए जोर दिया कि भैया ऐसे प्रायोरिटी वाले सेक्टर है कि आप जिनको पैसा दीजिए वो अपना काम शुरू करें। ठीक है, अब नेशनलाइज कर दिया तो वो सरकारी बैंक बन गए। जब वो सरकारी बैंक बन गए तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि अगेन सरकारी काम धीरे धीरे करके होता है, बाबूपना होता है, रेड टैपिज्म होता है। रेड टैपिज्म समझते हैं आप? नो सर। रेड टैपिज्म जैसे क्या होता है कि आप अगर कोई भी किसी भी बैंक किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाएंगे, तो पहले क्या होता था कि एक फाइल होती थी उनकी बहुत बड़ी, उस फाइल पे ऊपर ना लाल धागा बंधा रहता था कि भाई ये फाइल है आपकी, उस पर धागा बंधा रखा हुआ है। तो क्या होता है कि फाइल में कागज पे कागज बंधे रहते थे, वो फाइल जो रेड टेप होता था उसको कभी बहुत ही मतलब धीरे धीरे करके खोला जाता था, कभी कभी खोलते थे उसको, और इस चक्कर में काम डिले होता रहता था। फिर बाबू को पैसे देना पड़ता था, उसको पैसे देना पड़ता था, करप्शन होता था। ठीक है, तो डिले होता था काम। तो यही चीज बैंकों के साथ भी होने लगा फिर। ठीक है, तो इससे एक बात समझ में आई कि भाई मतलब अगर हम सारे बैंक्स नेशनलाइज कर देंगे तो इशू और बढ़ जाएगा। मतलब शुरू में तो अच्छा रहा कि प्राइवेट सेक्टर को मिल गया, पर जैसे जैसे लोग बढ़ते गए, जैसे जैसे क्या हुआ, तो सरकारी बैंकों में सरकारी एटीट्यूड आता चला गया, और उसके बाद में उल्टा जो है काम जो है डिले होने लगा। तो सरकार को ये समझ में आया कि भैया इनके ढीले पड़ने की वजह से हम ओवरऑल जो है हमारी ग्रोथ जो है कम हो रही, और हमारा पैसा कम होता चला गया। अब सरकार को ये समझ में आया कि भैया अगर हमें अपनी इकोनॉमी रिवाइव करनी है तो हमें एलपीजी रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। एल मतलब लिबरलाइजेशन, पी मतलब प्राइवेटाइजेशन, जी मतलब ग्लोबलाइजेशन। जैसे लिबरलाइज कर दो, लिबरलाइज मतलब लिबरल लॉज बना दो। लिबरल लॉज मतलब जैसे क्या था कि पहले ये बोला हुआ था कि अगर किसी के पास में 100 कंपनी में 100 लोग हैं तो उसको हर अपने एम्प्लॉय को ग्रेचुटी भी देनी पड़ेगी,
सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी देने पड़ेंगे, हेल्थ केयर बेनिफिट्स भी देने पड़ेंगे सपोजिटली, ठीक है। ये 1991 के पहले लॉ है सपोजिटली। तो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होगा कि सरकार ने बोला कि अब से 100 नहीं, अगर किसी कंपनी में 150 से ज्यादा लोग हैं, 150, तभी उनको पेंशन भी देनी पड़ेगी, ग्रेचुटी भी देनी पड़ेगी और अपना हेल्थ इंश्योरेंस भी देना पड़ेगा। और अगर 150 से कम लोग हैं तो ये सब नहीं करने की जरूरत है। तो क्या होगा कि कोई आदमी सोचेगा कि हाँ यार, पहले 100 था, 150 हो गया, तो मेरा तो 140 लोगों में ही काम बन जाएगा, तो मैं अपना काम जो है बढ़ा सकता हूँ या मैं कंपनी डाल सकता हूँ। दिस कॉल्ड लिबरलाइजेशन ऑफ लॉ। लिबरल लॉज हो गए, लिबरल, ठीक है। और क्या है, मतलब ऐसे करके कई तरह के लॉज को लिबरलाइज किया ताकि क्या है, लोग अपना अपना सेटअप इंक्रीज करें। दूसरा क्या, प्राइवेटाइजेशन। 1991 से पहले क्या था, हर कुछ चीज मैंने कहा ना सरकार करना चाहती थी। जैसे बैंक्स हैं, बैंक्स भी सरकार ही चलाना चाह रही थी, सारे के सारे नेशनलाइज करके। तो उन्होंने लगा कि नहीं यार, मार्केट में कंपटीशन होना चाहिए, तो सरकारी बैंक्स तो है ही हैं, साथ में हम प्राइवेट बैंक्स भी लेके आएंगे। तो फिर साथ ही साथ क्या हुआ, प्राइवेट बैंक्स को भी लाया गया। समझ आ रही है आपको बात? प्राइवेट बैंक्स को भी लाया, तो प्राइवेटाइज। पहले क्या था, सरकार की ही कंपनी, जो भी सब कंपनी होगी सरकार की ही होती थी यूजुअली, ठीक है। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, हम प्राइवेट कंपनीज भी अलाउ करेंगे, प्राइवेट कंपनीज भी अलाउ करेंगे। जैसे आज भी कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पे कि प्राइवेट कंपनीज होती ही नहीं है। जैसे डिफेंस का, अगर वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कोई है, ठीक है, तो वो इंडिया में आज भी सारी गवर्नमेंट कंपनीज ही बनाती हैं, ठीक है, ना कि कोई भी और कंपनी, मतलब कोई प्राइवेट कंपनी नहीं बनाती है। कोई ऐसे रिलेटेड कंपनीज होती है ना, तो वो नहीं बनाती हैं यूजुअली। तो उन्होंने क्या बोला, नहीं नहीं, हम प्राइवेटाइज करेंगे, कुछ कुछ चीजों को हम प्राइवेटाइज करेंगे। जैसे क्या था, उन्होंने बोला प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज भी आ सकती हैं। पहले क्या था, इंश्योरेंस जो है वो सरकार ही करती थी, जीआईसी, जनरल इंश्योरेंस कंपनीज, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, ठीक है। हुआ ये कि पोस्ट इंडिपेंडेंस उन्होंने सारी चीजें पहले तो नेशनलाइज कर दी, बाद में जो गवर्नमेंट का इतना ज्यादा इंटरफेरेंस था हर काम में, इस वजह से इकोनॉमी बहुत ज्यादा डाउन हो गई, इस वजह से बाद में उन्हीं चीजों को हमको प्राइवेटाइज भी करना पड़ा। तो 1991 के बाद में ये बैंक्स आए, आईसीआईसीआई बैंक आया, यूनियन ट्रस्ट बैंक आया जो एक्सिस बैंक बन गया बाद में, ठीक है। तो इन्होंने मिक्स करके रखा कि गवर्नमेंट बैंक्स भी होंगे और प्राइवेट बैंक्स भी रहेंगे। ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है कि पहले अगर बाहर से कुछ मंगवाना होता था इंडिया में, कोई भी प्रोडक्ट इंपोर्ट किया जा रहा है, तो उस इंपोर्ट पे बहुत ज्यादा टैक्स लगाया जाता था। क्यों लगाया जाता था इतना ज्यादा टैक्स इंपोर्ट पे? जो डोमेस्टिक प्लेयर्स थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, सेफ गार्ड प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है ना, यही चीज थी कि डोमेस्टिक प्लेयर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब हो क्या रहा था, क्योंकि इंपोर्ट पे, जैसे क्या है, जूते हैं, अगर बाहर जो है, मतलब रीबॉक के जूते हैं, बहुत ही महंगे जूते सपोजिटली बाहर से आते हैं, इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होते। तो अगर इंडिया में मैन्युफैक्चर उन्हें करना है, उनको अगर इंडिया में मैन्युफैक्चर करना है, तो कोई भी लोकल कंपनी जैसे बाटा कर ले कोई बात नहीं। तो बाटा जब भी होगा, अब वो टैक्स इसलिए लगा देगी, 100, मतलब 1000 रुपए का जूता और उस पर 100% टैक्स, 2000 रुपए का पड़ता था। जबकि बाटा कंपनी वही जूते को 1500 रुपए में बनाती थी। तो क्या होता था, इससे हमारी बाटा कंपनी का रेवेन्यू बढ़ने लगा। तो ऐसे करके डोमेस्टिक प्लेयर्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। अब इसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन, कि अब हमने ये जो 100% का टैक्स है, ये हमने घटा दिया और रख दिया 10% का टैक्स। तो हुआ क्या, अब 1000 रुपए के जूते आपको 1100 रुपए के मिलेंगे, और बाटा कंपनी वही जूतों को 1500 रुपए बना रही है। तो उससे होगा क्या कि जो कस्टमर्स हैं, जिनको जूते चाहिए, उनको वो जूते सस्ते में मिलेंगे, ठीक है, उनको वो जूते आप 1100 रुपए का मिल जाएगा 1500 के बजाय, है ना।
तो ये हो गया ग्लोबलाइजेशन। अब ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स में ग्लोबलाइजेशन किया गया। अब मैं आता हूँ हेल्थ केयर में। हेल्थ केयर में भी ग्लोबलाइजेशन हुआ, लिबरलाइजेशन हुआ, प्राइवेटाइजेशन हुआ। अब हो क्या रहा था कि इंडिया में मशीन्स, जो मेडिकल इक्विपमेंट्स थे वो बनते ही नहीं थे, बहुत ही कम बनते थे, ठीक है। और दूसरी बात, जो डॉक्टर था उसको भरोसा नहीं था कि भैया इनकी जो इंडिया में मशीन्स बनी हुई है, ये मशीन्स अच्छी भी हैं या ऐसे ही ऐसी टाइम पास की मशीन्स हैं, उनको इस बात का भी भरोसा नहीं था। तो क्या होता था कि वो बाहर से मशीन्स मंगवाते थे। अब मशीन तो थी वो 5 करोड़ की, लेकिन 100 या 200% टैक्स देना पड़ता था उस पे। तो अगर 100% टैक्स देना पड़ता था, मतलब 5 करोड़ की मशीन 10 करोड़ की होती थी। अब 10 करोड़ की कोई मशीन मंगवा रहा है डॉक्टर, तो ऑब्वियसली वो पेशेंट से ही चार्ज करेगा उस चीज के लिए, ठीक है। पेशेंट से ही चार्ज करेगा ताकि उसका जो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल पाए उसका। और इस वजह से अगर पेशेंट जैसे पेट, सपोज के लिए आप सीटी स्कैन की मशीन ले लो, तो सीटी स्कैन की मशीन 2 करोड़ की थी, 100% टैक्स लगे 4 करोड़ की आई। तो अगर 2 करोड़ की मशीन अगर उस डॉक्टर को मिल जाती, तो वो 10,000 रुपए का या 5,000, मतलब सपोजली 5,000 का अगर वो सीटी स्कैन कर सकता है, लेकिन फिर भी क्या है, 4 करोड़ की मशीन थी तो उसे 10,000 रुपए पर सीटी स्कैन उसको लेने पड़ते हैं। समझ आ रही है आपको बात? तो इस चक्कर में क्या हो रहा था, हेल्थ केयर की कॉस्ट इंक्रीज हो रही थी, है ना। हेल्थ केयर की कॉस्ट इंक्रीज हो रही थी, भाई बहुत महंगा है, लोग करा ही नहीं पाते थे, ठीक है। लोग करा ही नहीं पाते थे, अपना ट्रीटमेंट ही नहीं करा पाते थे वो लोग, वो लोगों को महंगा पड़ता था बहुत ज्यादा। इससे क्या होता था कि लोग मर रहे थे। अब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आने के बाद में टैक्स कम हो गया। अब जो 2 करोड़ की मशीन थी वो मुझे 2.5 करोड़ में मिल जाती थी। तो मैंने 10,000 रुपए का जो सीटी स्कैन था उसे घटा के मैंने क्या करा, उसको 6,000 रुपए कर दिया। उससे क्या हुआ, ट्रीटमेंट सस्ता हो गया। ट्रीटमेंट सस्ता हो गया तो ज्यादा लोग ट्रीटमेंट कराने लगे। आपको आ रही है बात समझ में? तो ये एलपीजी रिफॉर्म्स का क्या इम्पैक्ट पड़ा हेल्थ केयर पे, ठीक है। और यही एलपीजी रिफॉर्म्स की वजह से, क्योंकि अब वही डॉक्टर जो कि पहले दिन में 7 या 8 सीटी स्कैन करता था 10,000 रुपए पे, वही आदमी, वही डॉक्टर अब दिन में 20 सीटी स्कैन करता है, 25 सीटी स्कैन करता है, 30 करता है 6,000 रुपए में। ओवरऑल उस डॉक्टर का भी रेवेन्यू बढ़ा, उसके पास भी पैसे आए, उस डॉक्टर के पास भी पैसे आए। जब पैसे आए तो उसने क्या करा, और उसने सोचा कि मैं अपनी एक इक्विपमेंट फैक्ट्री खोल देता हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है कैसे बनाते हैं। तो उसने बनाने की कोशिश करी, तो छोटे छोटे डोमेस्टिक प्लेयर्स डेवलप हो गए इससे, है ना। और ऐसे करते करते, क्योंकि उसने बाहर की मशीन को चलाया था तो देखा, तो उसे पता था कि भाई किस तरह से मशीन बनती है, कैसे चलती है मशीन, ठीक है। तो मशीन कैसे बनती है, कैसे चलती है मशीन, तो ये सारी बातें जब उसको पता चली तो उसने अपनी मशीन्स को और बेटर करा, धीरे धीरे करके टेक्नोलॉजी का जो है धीरे धीरे करके इंडियन टेक्नोलॉजी में भी ट्रांसफर होने लगा। और इस तरह से डोमेस्टिक प्लेयर्स भी डेवलप हुए। अब वही मशीन जो बाहर 3 करोड़ 2 करोड़ की मिल रही थी, अब वही हम खुद से डेवलप करने लगे। और वही कंपैरेटिवली, चाहे अब मतलब अभी भी वहां से 2 करोड़ 2.5 करोड़ की पड़ रही हो, लेकिन हम फिर भी 3 करोड़ 3.5 करोड़ में अपनी मशीन को बनाने लगे। और इस तरह से हम धीरे धीरे करके हमारा हेल्थ केयर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होने लगा। इसी चीज को देखते हुए 2016 में आंध्र प्रदेश ने एक एक एरिया खरीद के डाल दिया 200 एकड़ का। उसको बोलते हैं आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन। मतलब क्या है, वहां पर सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स वहां बनेंगे, वहीं बनेंगे, वहीं टेस्ट होंगे, वहीं सर्टिफिकेशन होगा। वही 200 करोड़ की 200 एकड़ जमीन आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन बनाया। अभी जब कोविड आया था तो इसी आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन ने बहुत सारे वेंटिलेटर्स प्रोवाइड किए इंडिया में, बहुत सारे।
ठीक है, ये सीटी स्कैन की मशीन, सारे इक्विपमेंट जितने भी हैं उन सबको बनाने की कोशिश करता है और अच्छे अब बना भी रहा है, मतलब अच्छे अच्छे पेस पे दे मेकिंग इट ऑल्सो. सो दिस इज हाउ ग्लोबलाइजेशन हैज इम्पैक्टेड द हेल्थ केयर. आपको समझ में आया कि ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारा हेल्थ केयर सस्ता कैसे हुआ, ये समझ में आया आपको? यस सर. ठीक है, अब इसके नुकसान क्या हुए? वो ग्लोबलाइजेशन का सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ वो हमने 2020 में देख लिया. क्या देखा हमने? जो सर हमारी इंटरडिपेंडेंस थी दूसरे कंट्रीज के ऊपर, वो एक्सीलेंट. वो उसके ऊपर इफेक्ट पड़ा कि जो उसके ऊपर इफेक्ट पड़ा. सप्लाई चेन थी वो पूरी तरीके से मतलब बिल्कुल बिल्कुल डिस्टॉर्ट हो गई थी. बिल्कुल. और दूसरी सबसे बात, क्योंकि इतना ज्यादा इंटरकनेक्टेडनेस जो थी, इस वजह से एक बीमारी जो चाइना में थी उठ के हमारे यहाँ आ गई और उसकी तबाही हर किसी ने विटनेस कर ली ऑलरेडी. ठीक है, we all have witnessed this the damage caused by this particular problem. I think आजकल तो चाइना में फिर से वेव आई पड़ी है, बहुत जबरदस्त तरीके से वेव आ रही है. सर आई थिंक कल हमने इस बारे में डिस्कशन किया ही था. यस सर. हाँ. सो ये एक सबसे बड़ा नुकसान हुआ. दूसरा क्या है कि हम इंटरडिपेंडेंट इतने ज्यादा हो चुके हैं कि भाई अगर ग्लोबल सप्लाई एक जगह की रुकती है तो पूरा पूरा वर्ल्ड उससे इंपैक्टेड हो जाता है. ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं. व्हाट इज एपीआई? एपीआई, व्हाट इज एपीआई? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स सर, वो इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि ड्रग्स को प्रोसेस करने के लिए, बनाने के लिए यूज होते हैं. वेरी गुड, वेरी गुड. तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट. अब बेसिकली क्या है, कोई भी दवाई, जो ये टैबलेट जो हमें दिखती है, इसको बनाने के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं. एक होता है एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, और दूसरा होता है एक्सीपिएंट्स. एक्सीपिएंट मतलब चॉक पाउडर, उसका फ्लेवर, कलर, ये सब फालतू की चीजें जितनी होती हैं, कि वो जो एक्चुअल जो दवाई होती है, पैरासिटामोल में पैरासिटामोल जो होता है उसको एपीआई बोलते हैं. अब वो जो हम पूरी टैबलेट देखते हैं उसमें चॉक पाउडर वगैरह भी होता है, और भी कई सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं, बाइंडर्स होते हैं, प्रेजर्वेटिव्स होते हैं, ठीक है, कलरिंग एजेंट होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं. और ठीक है, जेल होता है, जिलेटिन होता है. लेकिन दवाई जो होती है वो एक्चुअल में वो एपीआई कहलाती है, एक्चुअल दवाई. लेकिन टैबलेट फॉर्म में देने के लिए उसमें कई सारी चीजें डालनी पड़ती हैं, उस एपीआई के अंदर कई सारी चीजें डालनी पड़ती हैं. उन जो कई सारी चीजें होती है उसको बोलते हैं एक्सीपिएंट. आपको ये बात जान के हैरानी होगी दैट इंडिया इज कॉल्ड द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, और इंडिया में एपीआई बनते ही बहुत ज्यादा कम बनते हैं, बहुत ही ज्यादा कम बनते हैं एपीआई. मतलब क्या है, इंडिया एपीआई चाइना से लेता है. पैरासिटामोल के अंदर जो पैरासिटामोल वाला पार्ट है वो चाइना से मंगवाता है, और यहाँ पे चॉक पाउडर, जिलेटिन, जेल, प्रेजर्वेटिव्स, कलरिंग एजेंट, वो सब डालने का काम उस एपीआई के साथ में इंडिया में किया जाता है, और उसको एक टैबलेट फॉर्म में बना के पूरे वर्ल्ड में बेचता है इंडिया से. लेकिन इंडिया खुद एपीआई मैन्युफैक्चर नहीं करता है. अब नाउ व्हाट हैपेंड, और जबकि इंडिया इज कॉल्ड द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड. नाउ व्हाट हैपेंड, चाइना में लॉकडाउन लग गया. इंडिया की एपीआई की जो वो थी, सप्लाई थी, वो सडनली स्टॉप हो गई. स्टॉप हो गई तो क्या हो गया, वही पैरासिटामोल की जो दवाई थी, बिकॉज वो वहां इंडिया में जो जो बन रही थी, एपीआई आना बंद हो गया तो दवाई बननी बंद हो गई. तो उसी टैबलेट का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया. आप समझ रहे हो कि व्हाट हैपेंड इन ग्लोबलाइजेशन, इंटरडिपेंडेंस, जो इंटरडिपेंडेंसी थी उससे हमारी हेल्थ केयर की कॉस्ट क्या बढ़ गई. आप अगर गूगल करोगे तो यही एपीआई की डिसरप्शन इन द एपीआई सप्लाई हैज लेड टू इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ द टैबलेट्स. गूगल इट आउट.
कौन सी ड्रग का नाम बताओ मेरे को अब? Sorry, sir. कौन सी ड्रग का प्राइस बढ़ गया बिकॉज ऑफ कोविड, कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से जो डिस्ट्रप्शन इन सप्लाई हुआ था? बहुत सारी थी, एक आध का नाम बताओ। Sir, बताओ। ivermectin. नहीं, आइवरमेक्टिन के मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि आइवरमेक्टिन और समथिंग एल्स, वो तो कुछ और थी। मैं ये कह रहा हूँ आपको कि कौन सी सप्लाई, मतलब जो ड्रग्स की जो है रेट्स बढ़ गए थे बिकॉज वो दवाई जो है उसकी एपीआई की सप्लाई डिसरप्ट हो गई थी। No idea, sir. Hydrocortisone. मेरे हिसाब से उसका आंसर है, देखो, कोविड-19 इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल एपीआई। Sir, hydrocortisone. हाइड्रोकोर्टिसोन, मुझे दवाई के नाम याद नहीं है, शायद होगा। एपीआई, अब एपीआई लिखा हुआ है, दवाई का नाम नहीं। हाँ, एज पर डेटा बाय फार्मेक्सिल, द कॉस्ट ऑफ पेनिसिलिन APIs has raised from 8.69 per unit in अक्टूबर 22। हाँ, मतलब क्या है, एपीआई का जो पेनिसिलिन था, पेनिसिलिन वाला एपीआई, वो पहले जनवरी 2020 में मिलता था 6.16 पर यूनिट, और जो बढ़ के 8.69 पर यूनिट डॉलर्स हो गया। मतलब अप्रोक्सीमेटली ₹2, सॉरी 2.5 डॉलर्स बढ़ गए। सुना गया? ऐसे ही एमिकासिन, डॉक्सीसाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन, डेक्सामेथासोन, सोडियम ऑरेंडाजोल, ठीक है, ये मॉन्टेल्यूकास्ट, ये सब, इन सब का प्राइस बढ़ गया एपीआई का। क्यों? क्योंकि इंडिया में वो बनती, और फिर एक्चुअल में एपीआई की ज्यादातर इंडस्ट्रीज है ही चाइना में। उसका एक और भी रीजन है, क्योंकि एपीआई की जो इंडस्ट्री है, अगर लगानी है, सो इट्स अ वेरी पॉल्यूशन जनरेटिंग इंडस्ट्री। उससे बहुत सारा वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, बहुत कुछ होता है। इसीलिए इंडिया में अगर एपीआई की फैक्ट्री लगानी है तो उसके लिए बहुत सारे क्लियरेंसेस चाहिए होते हैं। बिकॉज इतने सारे क्लियरेंसेस चाहिए होते हैं, इस चक्कर में कोई लगाता ही नहीं है, क्योंकि इंडिया में पोल्यूशन की, तो इंडिया में बहुत प्रॉब्लम है। इस चक्कर में कोई लगाता ही नहीं है, और इस चक्कर में क्या है कि लोग ये सस्ता समझते हैं कि एपीआई हम बाहर से मंगवा लें, बाकी एक्सीपिएंट डाल दें उसके अंदर, और वो दवाई की फॉर्म में उसकी पैकिंग वगैरह करके उसे हम बाहर बेच, वो उनको सस्ता लगता है और वो एक इजी चीज लगती है उनको, जबकि एपीआई की हम मैन्युफैक्चरिंग कर ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही वहां पे बंद हुआ सप्लाई, वहां से सप्लाई बंद हुई, वहां से सप्लाई इसलिए बंद हो गई क्योंकि लॉकडाउन था, तो वो मैन्युफैक्चर नहीं हो पाया ढंग से। और दूसरा क्या है, रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे, क्योंकि उनको लगा कि हमें इतने सारे टैबलेट्स की जरूरत पड़ेगी, तो हम अभी बाहर को क्यों दें, पहले हम अपना अपना देखें। तो ये, इसकी वजह से हेल्थ केयर का कॉस्ट फिर इंक्रीज हो गया इस वजह से। तो ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से हेल्थ केयर कॉस्ट कम भी हुआ और एट टाइम्स बढ़ भी गया। Is this clear with everyone? Yes, sir. Concept clear हो गया? How liberalization, privatization and globalization has impacted the healthcare in a positive and a negative way also. Yes, sir. ठीक है, अब पहले क्या था, कोई भी फॉरेन का इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्टमेंट बिना सरकार की परमिशन के कर ही नहीं सकता था।
ठीक है। इंडिया में बिल्कुल भी कर ही नहीं सकता था परमिशन बिना उनकी परमिशन के, लेकिन अब क्या करने लगा, अब बिना इंडिया की परमिशन के कर नहीं सकता था, लेकिन अब परमिशन के साथ में पहले वो मतलब कई चीजें होती थी। ऑटोमेटिक अप्रूवल नाम सुना मैंने आपने? ऑटोमेटिक अप्रूवल, सर ये वो अप्रूवल होता है एफडीआई में जिसमें गवर्नमेंट की परमिशन नहीं लेनी होती। वेरी गुड, वेरी गुड। तो व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। I'm really happy since you're a biotechnology background and you have good understanding of economics and science. I'm really happy with that. लोगों के थैंक पास यू में सर। होती नहीं है ये, ठीक है। थैंक यू सर। मतलब ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। मैंने आई बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू, यूजुअली लोगों को ये बातें पता नहीं होती हैं, ठीक है। बट जी आई एम सर। हैप्पी टू नो दैट यू नो ऑल दीज थिंग्स, थैंक यू ऑलरेडी सर। हैव सम आइडिया। ओके, तो क्या होता है, पहले हर चीज में अगर बाहर से कोई इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो उसे परमिशन चाहिए होती। फिर सरकार को क्योंकि प्राइवेटाइजेशन करना था, ग्लोबलाइजेशन करना था, इस चक्कर में क्या हुआ कि वो अप्रूव करने लगे। तो उन्होंने बोला कि चलो सब ठीक है, अगर कोई भी आदमी, जैसे मैं आपको बताता हूँ, डिफेंस पहले 100% इंडिया ही देखेगा। कोई भी इक्विपमेंट बाहर का आदमी, कोई भी डिफेंस की कंपनी अगर चलाना चाहता है, डिफेंस की कंपनी जैसे मैन्युफैक्चरिंग, वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग, तो 100% जो होगी वो इंडियन ओन्ड ही होगी, इंडियन ओन्ड ही होगी। तो इन्होंने क्या करा, अभी रिसेंटली इन्होंने क्या करा, चलो भाई ठीक है कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा मतलब जैसे क्या है 10% कोई फॉरेन रहे, 90% इंडियन ही रहेगा। ऐसे और भी सेक्टर्स थे, जैसे इंश्योरेंस का सेक्टर था कि भाई इंश्योरेंस में 51% जो है 51% जो है इंडियन होगा और 49% कोई बाहर का भी हो सकता है इंश्योरेंस। तो इन्होंने बोला कि चलो ठीक है, और लेकिन इस बात की भी अप्रूवल लेनी पड़ेगी आपको पहले सरकार से, ऐसे ही नहीं होगा। तो इन्होंने बोला कि भाई अगर चलो कोई बात नहीं, अगर कोई 10% या 20% करना चाहता है तो उसमें सरकार की परमिशन की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक अप्रूवल है उसका। सरकार से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है अगर कोई आदमी इंश्योरेंस कंपनी में 20% तक लेना चाहता है। हाँ, लेकिन अगर 20% से ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसमें सरकार की परमिशन लगेगी। और मैक्सिमम कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में सिर्फ 49% तक ही इन्वेस्ट कर सकता है, तो उसे बोलता है कैपिंग। 49% ज्यादा नहीं कर पाएगा, लेकिन 49% अगर 20% ज्यादा करेगा तो उसके लिए सरकार की परमिशन चाहिए। अगर सरकार को मन अच्छा नहीं लगा ये डील, सरकार मना भी कर सकती है कि नहीं नहीं आप नहीं आओगे बीच में, सरकार मना भी कर सकती है। लेकिन अगर सरकार को अच्छा लगा, हाँ भाई ठीक है चल बढ़िया है, तो वो फिर अप्रूव भी कर देंगे उसको। ऑटोमेटिक अप्रूव में अगर 20% कोई करना चाहता है तो कोई भी कर दे, कोई इशू, ठीक है। सो ये सेम चीजें क्या है, हेल्थ केयर पे भी इम्पैक्ट डालती है। हेल्थ इंश्योरेंस का मैंने बताया ना पहले, अब जो है उन्होंने आई थिंक 49% का वो कर दिया है। 49% तक कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर इंश्योरेंस कंपनीज में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो क्योंकि बाहर से पैसा आएगा तो वही प्रोडक्ट को अब जब उनके ज्यादा पैसे होंगे तो अच्छी मार्केटिंग कर पाएंगे, ठीक है। और अच्छे से ज्यादा लोगों को वो बेच पाएंगे, इंश्योरेंस बेच पाएंगे, उनके क्लेम रिजेक्शंस कम होंगे, प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम फास्टर होगा, टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट नॉलेज ये सब ट्रांसफर होगा। तो उससे क्या होगा इवेंचुअली, जैसे आप देखिए मैक्स ब्यूपा हेल्थ इंश्योरेंस है ना, मैक्स और ब्यूपा हेल्थ इंश्योरेंस एक इंडियन कंपनी है और एक फॉरेन कंपनी है, दोनों ने मिलकर मैक्स ब्यूपा बना दिया, ठीक है। अब मैक्स ब्यूपा क्या है, अच्छा खासा जो है अच्छा खासा जो है मतलब प्रॉफिट मारे, क्यों? क्योंकि क्या है उनके एक साथ में कई सारा फॉरेन इन्वेस्टर्स का पैसा आ गया, तो उन्होंने मार्केटिंग अच्छी कर दी, अपने प्रोडक्ट्स को और बेहतर कर दिया, ज्यादा ज्यादा लोगों तक उनकी रीच बढ़ गई। और इससे ओवरऑल क्या फायदा हुआ लोगों को, उनको सस्ता इंश्योरेंस मिल गया और लोगों ने इंश्योरेंस खरीद भी लिया। पहली बात लोगों को पता चला। So this is how LPG reforms has really helped India in both the ways, in the positive and negative sense. This is how FDI have helped. Do you know what is sovereign wealth fund? Any idea what is sovereign wealth fund?
Abdal, are you there? Well, it's maybe from the positioning from the supreme political power like World Bank, Okay, good, but IMF. you give example you have given is wrong, but yes, you are close to it. Abdal, Divya, any idea what is sovereign wealth fund? Maybe like a government has a particular Very investment good. plan, Government has a particular. Very good, very good. like So where. Oh, okay. बिल्कुल बिल्कुल सो गवर्नमेंट का ही है, मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। अब क्या है, एक कंपनी है, उसका नाम है अरामको। कौन सी कंपनी है अरामको? एनी आइडिया? Pharma. नहीं नहीं यार, अरामको गूगल करो व्हाट इज अरामको कंपनी, किस चीज के लिए है? ऑयल कंपनी है सर। ऑयल कंपनी। कौन हाँ, से कंट्री की? ये सऊदी अरेबिया का है। हाँ बेसिकली जी, दे आर डीलिंग तो विद रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट की एक कंपनी, जैसे हमारे यहाँ कौन सी कंपनी है, IOCL, ये भी सरकार की कंपनी है एक तरह से। BPCL, ये भी सरकारी कंपनी है। ऐसे ही अरामको इज अ साउथ अफ्रीकन, सॉरी, सऊदी अरेबियन कंट्री के जो गवर्नमेंट है उनकी एक कंपनी अरामको, और ये ऑयल प्रोड्यूस करती है। अब इसने ऑयल प्रोड्यूस कर करके बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया, ठीक है। अब क्योंकि सऊदी अरेबियन गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट का पैसा हो गया सारा। तो सॉवरेन मतलब क्या होता है, कंट्री होता है एक तरह से। तो उस कंट्री का वेल्थ फंड, मतलब उस कंट्री के पैसे को बोलते हैं हम सॉवरेन वेल्थ फंड। अब यूजुअली क्या होता है, एक कंट्री का अपना पैसा वो दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट, दूसरी कंट्री वाले नहीं करने देते। उन्हें लगता है कि भाई अगर ये करें तो कहीं ऐसा नहीं कल को हमको गुलाम बना ले। समझ में आ गया? ब्रिटिशर्स को याद करो, ऐसा करके भाई ये पैसे डाले, पता नहीं इनका क्या इंटरेस्ट है, ये जानबूझ के ऐसे पैसे डालें और इससे हमारे यहाँ पे प्रोटेस्ट करा दें। इस बहाने से इंडिया पैसे मतलब सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट जो है इंडिया में पैसा डाले और प्रोटेस्ट करा दे, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की है तो हमारी सरकार ही गिर जाएगी, तो उससे सिक्योरिटी का खतरा रहता है। तो यूजुअली सरकार जो है वो सॉवरेन वेल्थ फंड को यूजुअली गवर्नमेंट्स कभी अप्रूव नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन इन लोगों के पास अच्छा खासा पैसा होता है, मतलब बहुत। अरामको इज वन ऑफ द वेल्दीएस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द वेल्दीएस्ट कंपनी। आपको पता है फॉर रीजन, तो आपको पता ही है, उनका तो काम बस क्या है, तेल की कुएं खोद के और वहां से पेट्रोल निकाल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स निकालना है। तो इट हैज बीन सेड सेवरल टाइम्स कि सॉवरेन वेल्थ फंड को हमें यूटिलाइज करना चाहिए फॉर, सॉवरेन वेल्थ फंड को किस लिए यूटिलाइज करना चाहिए? फॉर मेकिंग आवर हॉस्पिटल्स को बनाने के लिए हमें इनका यूज करना चाहिए, ठीक है। और उससे क्या होगा, अगर हॉस्पिटल्स बनेंगे तो ऑब्वियसली हमें सस्ता पड़ेगा, सस्ते में हॉस्पिटल बनेंगे। इनफैक्ट हॉस्पिटल बनने, मैंने कल भी बताया था, हॉस्पिटल बनाना वेरी कॉस्टली अफेयर। तो अगर हॉस्पिटल्स बनेंगे तो लोगों तक हेल्थ केयर पहुंचेगा, ठीक है। दिस इज हाउ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हैज एक्चुअली impacted the healthcare. Was everything taught today is clear to you? कोई डाउट है? No, sir. Okay. So shall we close for the day? अगर कोई डाउट है तो you can ask, else we can close. सर इसका रिकॉर्डेड वर्जन मिल जाएगा? एक्चुअली मेरे लॉगिन नहीं हो रहा था।
ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा था जूम से। हाँ हाँ, आई थिंक मिल मैं जाएगा, मैं लेट मिल लॉग इन जाएगा, किया मेरा था। मोस्ट प्रॉब्लम मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, ठीक है।